नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम 11th के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम सेकंड चैप्टर सरल रेखा में गति, मोशन इन स्ट्रेट लाइन से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। आज के इस वीडियो में हम एक समान त्वरित गति के लिए गति के समीकरण देखने वाले हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन देखने वाले हैं। देखिए, गति के समीकरण हम दो विधियों के द्वारा ज्ञात करेंगे। हमारे पास में दो मेथड है, उसमें पहला मेथड है ग्राफीय विधि और दूसरा मेथड है कलन विधि। आज के इस वीडियो में हम पहला मेथड समझेंगे। पहले मेथड के द्वारा गति के समीकरण ज्ञात करेंगे, ग्राफिकल मेथड। हमारा जो अगला वीडियो होगा, नेक्स्ट वीडियो होगा, उसमें हम कैलकुलस मेथड देखेंगे, कलन विधि के द्वारा गति के समीकरण ज्ञात करेंगे। समझने के हिसाब से ग्राफिकल मेथड है वो इजी है, बट एग्जाम की दृष्टि से जो कलन विधि है वो महत्वपूर्ण है। कैलकुलस मेथड के रूप में ही आपको हाफ ईयरली या एनुअल एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मैं आज के इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। एक बार इस टॉपिक को पुनः देख लीजिए। एक समान त्वरित गति, इसका मतलब है कि यहां पर जो पिंड लेंगे या कोई कण लेंगे उसका त्वरण है वो नियत रहेगा। ओके, उसके लिए गति के समीकरण, कुछ इक्वेशंस हमारे पास में होगी जो उस कण के प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, त्वरण, समय और डिस्टेंस के बीच में रिलेशन बताएगी, जिसे हम गति के समीकरण कहते हैं। एक एक करके गति के तीनों समीकरण आज के इस वीडियो में देख लेते हैं, समझ लेते हैं। चलिए, ग्राफीय विधि। तो सबसे पहले मैं एक ग्राफ यहां पर निर्मित कर लेता हूं और उस ग्राफ से ही हम समझना स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं यहां पर ये मैंने दो एक्सिस ले ली है। एक्स एक्सिस के ऊपर मैं समय लेने वाला हूं और वाई एक्सिस के ऊपर वेग लेने वाला हूं। वाई एक्सिस के ऊपर क्या लेकर चलूंगा मैं? कण का वेग लेकर चलूंगा और एक्स एक्सिस के ऊपर हम समय लेकर चलेंगे, जिसको हम टी से लिखते हैं। ओके, अब देखिए, जब हम वेग और समय के बीच में ग्राफ खींचते हैं तो हमें किस टाइप का ग्राफ प्राप्त होगा? हमारा जो पहला गति का प्रथम समीकरण, गति का प्रथम समीकरण, फर्स्ट इक्वेशन हम देख रहे हैं यहां पर। तो देखिए, पहला समीकरण कण है, उसका प्रारंभिक वेग में यहां पर आपको बता देता हूं। कण का प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग, तो जो प्रारंभिक वेग है उसको हम u से लिखेंगे। कण का जो अंतिम वेग है, अंतिम वेग, उसको हम v से पुट करेंगे, या हम कह सकते हैं t समय बाद में, t समय बाद, t समय बाद अंतिम जो वेग है वो v है। कण का त्वरण जो कि नियत है, एक्सेलरेशन यहां पर कांस्टेंट है, बट हम लेकर चल रहे हैं a के रूप में, a है, ऐसे उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखिए, जब कण को हमने प्रारंभिक स्थिति में देखा तो उसका जो वेग है वो है u। प्रारंभिक स्थिति में उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है? u। और जब समय हो जाता है हमारे पास में, जैसे मान लीजिए कि t समय हो गया, t समय हम बाद की बात कर रहे हैं, t समय बाद, तो उसकी वेलोसिटी हो जाती है v। तो हमें देखिए किस टाइप का ग्राफ प्राप्त होगा। हमें इस टाइप का ग्राफ प्राप्त होने वाला है। ओके, इसको थोड़ा सा और बेहतर तरीके से मैं आपके सामने रख देता हूं।
यहां से इस तरीके से मैंने मिला दिया है, यहां से भी मैं मिला देता हूं और यहां से भी डॉटेड लाइन के जरिए मिला देते हैं। जो ग्राफ है हमारा वो ये वाला है। ये हमें ग्राफ के रूप में प्राप्त होता है। इसे आप समझ लें, प्रारंभिक वेग v है, अंतिम वेग प्रारंभिक वेग u है, अंतिम वेग v है, और यहां पर समय है 0 और यहां पर समय हो जाता है t। यहां पर कितना समय हो जाता है? t समय हो जाता है। यह आपको इतना एक बार समझ में आ जाना चाहिए। मैं इस ग्राफ को नाम देता हूं, इस बिंदु को a, इस बिंदु को नाम देते हैं b, इसे नाम देते हैं c, और इस बिंदु को नाम देते हैं d, और ये हमारे पास में o है ही। क्या है? o के रूप में है ही, कोई इश्यू नहीं है। अब यहां पर आप ध्यान देंगे कि ये जो ग्राफ हमें v और t के बीच में प्राप्त हुआ है, इस ग्राफ का जो ढाल है वो है थीटा, कि ये जो अक्ष हमें प्राप्त हुई है ये थीटा कोण के ऊपर झुकी हुई है। तो थीटा कोण पर झुकी हुई है, तो ग्राफ का जो ढाल होता है, वेग और समय के मध्य खींचे गए ग्राफ का जो ढाल होता है वो त्वरण को बताता है। किसको बताता है? त्वरण। तो मैं यहां पर एक महत्वपूर्ण लाइन पुट कर देता हूं, वेग समय ग्राफ का ढाल त्वरण को बताता है। किसको प्रदर्शित करता है? त्वरण को प्रदर्शित करता है, त्वरण के बारे में जानकारी देता है। ओके, अब यहां पर जो ग्राफ का ढाल है स्मॉल m बराबर होता, ग्राफ का जो ढाल होता वो देख लीजिए tan थीटा के बराबर होता है। tan थीटा बराबर होता लंब बट्टे में आधार, लंब यहां पर BC और आधार यहां पर हो जाएगा A से लेकर C तक। A से लेकर, ये हमने ट्राइंगल ले लिया ABC और इसमें हम tan थीटा ज्ञात कर रहे हैं। तो लंब बट्टे में आधार होता है, लंब थीटा के सामने वाली भुजा होती है, तो यहां से थीटा के सामने वाली जो भुजा है वो है BC, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा AB है कर्ण, और AC है आधार। तो अपने पास में क्या आ गया? BC बटेवा AC। अब BC और AC की वैल्यू यहां पर देख लेते हैं। देखिए विद्यार्थियों, ये हमारे पास में है U, ये हमारे पास में है V, तो अपन को चाहिए BC, B से लेकर C तक चाहिए। तो इस V में से U घटा देंगे तो अपने पास में BC आ जाएगा। V में से क्या घटा दे? U। तो अपने पास में यहां से लेकर यहां तक की जो वैल्यू है वो आ गई है V माइनस U। ओके, तो BC की जो वैल्यू है वो हमारे पास में आ गई है V माइनस U। AC कितना है? A से लेकर C तक का है हमारे पास में समय, ये वाली जो भुजा है वो T के बराबर है। ये वाली भुजा किसके बराबर है? T के बराबर है, ये समय को बताती है। और ये जो ग्राफ है इसका जो ढाल है वो हमने बताया ही है, स्मॉल m है वो a के बराबर होगा, तो v माइनस u बटेवा t आ गया। और यहां से मैं इसको क्या लिख दूं? 80 बराबर v माइनस u, और इसे हम क्या लिख सकते हैं विद्यार्थियों? v बराबर u प्लस 80 लिख सकते हैं। ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो अपने पास में गति का पहला समीकरण आ चुका है विद्यार्थियों। क्या आया है? v बराबर u प्लस 80, v बराबर u प्लस 80 आया है। ओके, ये हमारे पास में आ चुका है v बराबर u प्लस 80। ओके, अब हम गति का दूसरा समीकरण यहां पर देखने वाले हैं। गति का पहला समीकरण आ चुका है v बराबर u प्लस 80। सिमिलर टाइप का डायग्राम अपन को चाहिए, और आप इसको एक बार उतार लेंगे।
और मैं यहां पर इन सब राशियों को हटा देता हूं और गति का दूसरा समीकरण यहां पर ज्ञात कर लेते हैं। ये मैंने हटा दिया है। अब मैं हेडिंग डाल रहा हूं गति का द्वितीय समीकरण। गति का द्वितीय समीकरण, दूसरा समीकरण, दूसरी इक्वेशन क्या होगी वो भी हम ग्राफ से ही ज्ञात करेंगे। तो देखिए वेग और समय के बीच में खींचे गए ग्राफ का जो क्षेत्रफल है, इन चीजों को क्लियर करें। वेग समय ग्राफ के बीच में खींचे गए ग्राफ का जो क्षेत्रफल है वो विस्थापन को बताता है, या सरल रेखा में गति के लिए वो दूरी को भी रिप्रेजेंट कर देगा। तो यहां पर मैं विस्थापन के रूप में पुट कर देता हूं कि वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल, वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल किसको बताएगा? कण द्वारा तय विस्थापन को बताता है। कण द्वारा तय विस्थापन को प्रदर्शित करता है, विस्थापन को प्रदर्शित करता है। तो देखिए इस ग्राफ का क्षेत्रफल हम यहां पर देख लेते हैं। ये वेग और समय के बीच में खींचा गया ग्राफ है। इस ग्राफ का क्षेत्रफल यहां पर हम देख लेते हैं। चलिए ग्राफ का क्षेत्रफल, ग्राफ ओ ए बी सी डी का क्षेत्रफल, तो वेग और समय के बीच में खींचे गए ग्राफ का जो क्षेत्रफल है वो किसको बताएगा? कण द्वारा तय विस्थापन, कण का विस्थापन। तो देखिए कण के विस्थापन को कई जगह पर आपको एस से लिखा मिलेगा, तो कई जगह पर इसको अक्ष से लिखा हुआ पाएंगे। तो मैं यहां पर अक्ष से लिख दूं, अक्ष बराबर ग्राफ का क्षेत्रफल। इस ग्राफ को मैं दो टुकड़ों में तोड़ देता हूं, एक ए बी सी ट्रायंगल के रूप में, एक ए सी डी ओ एक आयत के रूप में। तो यहां पर आप ध्यान देंगे कि ये दो टुकड़ों में इसको तोड़ लेते हैं, तो ये हमारे पास में आ जाएगा आयत, और आयत का नाम हमारे पास में है ए सी डी ओ का क्षेत्रफल प्लस अपने पास में ट्रायंगल है ए बी सी का क्षेत्रफल। इन दोनों के क्षेत्रफल के बराबर पूरे ग्राफ का क्षेत्रफल होगा। इस ट्रायंगल और इस आयत के क्षेत्रफल के योग का मान है वो विस्थापन को रिप्रेजेंट करेगा। देखो आयत का क्षेत्रफल तो होता लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई और चौड़ाई ये अपने पास में है, तो ये ओ ए इंटू ओ डी, ओ ए इंटू ओ डी, ओ ए इंटू ओ डी, ये हमारे पास में आ चुका है। काय का क्षेत्रफल आ गया है, ये क्षेत्रफल आ गया है इस आयत का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो मैं सबसे पहले तो वो 1/2 आधार कितना है, आधार ए से लेकर सी तक, ऊंचाई है बी से सी तक, तो आधार हमारे पास में हो जाएगा ए से लेकर सी तक, तो एसी आधार हो गया। ऊंचाई हो गई है बीसी, ऊंचाई क्या हो गई है? बीसी। अक्स बराबर ओ ए की वैल्यू कितनी है? ओ से लेकर ए तक की वैल्यू है यू के बराबर। किसके इक्वल है? यू के बराबर। ओ डी, ओ से लेकर डी तक की जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है? टी के इक्वल है, तो यू टी आ गया। फिर प्लस में 1/2 ए सी, ए से लेकर सी तक की जो डिस्टेंस है वो टी के इक्वल है, और बीसी, बीसी मैंने यहां पर पुट कर दिया है v माइनस यू, v माइनस
u और v माइनस यू हम गति के पहले समीकरण से जानते हैं। गति का पहला समीकरण v बराबर होता है u प्लस at। तो यहां से हम क्या कर देंगे, v माइनस यू बराबर अपने पास में आ जाएगा 80। तो इसके स्थान पर हम पुट कर देंगे 80। तो x बराबर हमारे पास में क्या आ गया है, ut प्लस 1/2 t इंटू 80। तो अपने पास में गति का दूसरा समीकरण आ चुका है, x बराबर ut प्लस 1/2 a टी स्क्वायर, 1/2 a टी स्क्वायर, ये आ चुका है। ये हमें प्राप्त हो गया है। ओके, ये गति का दूसरा समीकरण हमें मिल चुका है, दूसरा समीकरण हमें प्राप्त हो चुका है। ओके, अब हम गति के तीसरे समीकरण की ओर बढ़ते हैं। दोनों समीकरण आपको अच्छे से याद होने चाहिए। ये दोनों समीकरण अच्छे से याद है तो तीसरा समीकरण हम थोड़ा सा कैलकुलेशन करके फाइंड आउट करने वाले हैं। देखें, गति का तृतीय समीकरण, गति का तृतीय समीकरण, देखो दूसरे समीकरण से स्टार्ट करेंगे। द्वितीय समीकरण हमें क्या कहता है वो देख लीजिए। द्वितीय समीकरण हमें कहता है x बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ओके, अब प्रथम समीकरण हमें क्या कहता है, प्रथम समीकरण हमें कहता है v बराबर u प्लस 80। और यहां से अपने पास में देखिए क्या आ जाएगा, मैं t की वैल्यू देखना चाह रहा हूं, v माइनस यू बराबर 80 और t बराबर अपने पास में आ गया है v माइनस यू बटेवा a को समीकरण 2 में रखने पर, इसको दे रहा हूं मैं समीकरण 2। ओके, समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर क्या आ जाएगा हमारे पास में, x बराबर ut, u और t का जो मान है वो हमारे पास में v माइनस यू बटेवा a, ये हमारे पास में है। फिर 1/2 a और t का जो मान है वो है v माइनस यू बटेवा a इंटू में इसका स्क्वायर हो जाएगा। अपने पास में क्या आ गया है, a इसका लघुत्तम आ गया है uv माइनस यू स्क्वायर प्लस में, देखो एक ऐसे एक कट जाएगा, बट्टे में रह जाएगा 2a, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv, ये आ गया अपने पास में। चलिए इन दोनों का पूरे का ही लघुत्तम ले लेते हैं 2a। तो x बराबर क्या आ गया है, यहां पर आप अच्छे से ध्यान देंगे, 2a के अंदर एक का भाग लगाएंगे 2 आ जाएगा, 2 इससे गुणा हो जाएगा तो 2uv, 2 इससे भी गुणा हो जाएगा तो माइनस में 2u स्क्वायर, फिर प्लस v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर और माइनस 2uv, माइनस 2uv, ये आ गया अपने पास में। चलिए इसको एक एक करके कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या आपको कहीं कट तो नहीं रहा है, मेरे हिसाब से नहीं कटना चाहिए। आप यहां पर ध्यान देंगे कि ये जो 2uv है वो इस माइनस 2uv से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर, इस 2a को मैं इधर गुणा कर दूं तो 2ax आ जाएगा, v स्क्वायर एज इट इज पड़ा ही है, इस u स्क्वायर ये प्लस का है माइनस 2u स्क्वायर, तो यहां पर u स्क्वायर रह जाएगा, बराबर के इस तरफ ले आइए तो u स्क्वायर प्लस 2ax बराबर v स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर आ चुका है u स्क्वायर प्लस 2ax, ये हमें मिल चुका है गति का तीसरा समीकरण। गति का तृतीय समीकरण हमें मिल चुका है, प्राप्त हो चुका है।
तो विद्यार्थियों, ये थे गति के तीनों समीकरण जिसे हमने एक एक करके समझ लिया है, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। जब इन पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन करोगे तो आपको ये बेटर तरीके से समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कलन विधि द्वारा गति के समीकरण आपको समझाने वाले हैं। आप हमारे साथ में यूं ही बने रहिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।